हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को एनर्जी ऑफ डायपोल का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम रिलेटेड थ्योरी होगा। जो उसमें आप कैसे बनाइएगा, कैसे सोचना है, प्रॉब्लम को कैसे सोचिएगा, यह हम बताने जा रहे हैं। हम आपको बैक क्लास में डायपोल का एनर्जी बात कर दिए थे। आज हम आपको थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो वही बताने जा रहे हैं। देखिए, बैक क्लास में बताया थे कि अगर कोई डायपोल, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, यह हो गया आपका P और यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसके पास एनर्जी होता था माइनस PE cos थीटा। यह आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यह फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि डायपोल अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो उसके बीच इस पोजीशन पे इस डायपोल के पास एनर्जी होता था माइनस पी कॉस थीटा। अब देखिए इसमें होगा क्या। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम किस टाइप के पूछा जाएगा तो उसको देखिए। जैसे मान लेते हैं आपको पूछा जाएगा कि कोई एक्सटर्नल फील्ड है और पहले इनिशियली डायपोल इस पोजीशन में था, इस पोजीशन में इनिशियली डायपोल था। अब पुनः ये डायपोल को हमने क्या किए, ट्विस्ट कर दिए, टर्न कर दिए थीटा एंगल से टर्न कर लिए। तब ऐसा करने में हम कितना वर्क करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फील्ड के लॉन्ग में था। अगर हम इसको थीटा एंगल से टर्न कर देते हैं तो बताना है कि इसके पास कितना, माने कि ऐसा करने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, या तो फील्ड फोर्स कितना वर्क करेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए सिंपल सिचुएशन याद रखिएगा, या तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा, मतलब कि एक्सटर्नल के मतलब कि बाहरी कोई फोर्स लगा के जो वर्क करेगा, हम या आप। देखिए यह कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड में एक फोर्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वह है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक एक्सटर्नल एजेंट हम या आप फोर्स लगा कि इसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक डिस्प्लेस कीजिएगा। लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आपको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर चुका है। तो हमको यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही देखना है, क्योंकि अगर आप यहां से यहां ले जाते हैं इस डायपोल को, तो ऐसा नहीं कि आप ही खाली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे फील्ड फोर्स की मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वह भी वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है वह सिस्टम के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल के रूप में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल जहां भी निकालना होगा तो डायरेक्ट इसका देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो रहा है। क्योंकि यहां से यहां तो शुरू इनिशियली भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 होगा, और यहां से यहां ले जा रहे हैं तो यहां भी डायपोल रेस्ट में है, क्योंकि वहां पे उसके पास कोई एंगुलर स्पीड नहीं है। तो इसका मतलब कि यहां पर भी इसका काइनेटिक एनर्जी 0 और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। तो मात्र यहां से यहां तक ले जाने में जो हम वर्क करेंगे वह इसके पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। यानी कि जहां भी डायपोल के केस में ऐसा कुछ सिचुएशन पूछता है कि पहले डायपोल इस पोजीशन पे था, फिर उस पोजीशन पे करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो निकालेगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको यहां पे खास एंगल पे है, खास एंगल के मतलब यह हो गया कि इनिशियली जो है, इनिशियल में है थीटा का वैल्यू 0 है और फाइनली जो है किसी एंगल पे थीटा हो रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि फाइनल एनर्जी की बात करें तो फाइनल एनर्जी, देखिए एनर्जी का ये फॉर्मूला है, तो माइनस पीई कॉस थीटा। इनिशियल एनर्जी बात करेंगे तो हम बताए थे माइनस पीई कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ का एंगल जो है 0 डिग्री है,
तो इसी कारण से माइनस फॉर्मूला में लगता है, यह फॉर्मूला का माइनस है, तो P cos 0 डिग्री। तो यहां से आपका रिजल्ट मिल जाएगा माइनस PE cos थीटा रहेगा, माइनस माइनस प्लस cos 0 डिग्री 1 होता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा PE। तो आप इसको इतना वर्णन करना पड़ता है। तो जनरल सिचुएशन यह याद रखना है, यह जरूरी नहीं है कि यही वर्णन होगा, सभी जगह फॉर्मूला ही लगाना नहीं है। अगर जनरल फॉर्मूला अगर बात करें तो इसको इस टाइप के समझ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, अब पहले डायपोल इस पोजीशन पे था, इसको बोलेंगे θ1। अब पुनः इस डायपोल को इस पोजीशन पे लेके चल गए, तो यह एंगल को मान रहे हैं θ2। यह जो इनिशियल एंगल है, इसको आप इनिशियल एंगल भी बोल सकते हैं, θi भी लिख सकते हैं, और यह जो हो गया फाइनल एंगल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है आपका P है। तो इस केस में कितना वर्क डन करने पड़ेगा, तो उसी तरह से इसको एक जनरल फार्मूला के टर्म में लिख लीजिएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी आपका कितना हो जा रहा है, माइनस PE cos थीटा, फाइनल एंगल लेना है थीटा का, आई माइनस रहेगा, अब फॉर्मूला का माइनस, PE cos थीटा आई, इनिशियल एंगल ले लेना है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला को हम शुरू में सजा के लिख देते हैं। तो यहां से अगर हम इसको सजा के लिखें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल का डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, PE को कॉमन ले लेते हैं, PE cos थीटा आई इनिशियल एंगल माइनस cos थीटा एफ, यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए यह तो एक्सटर्नल वर्क करेगा जब इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी नहीं रहने की मतलब यह हो गया कि इस पोजीशन पर भी रेस्ट में है और फाइनली इस पोजीशन पर भी इसको रेस्ट में ले जाना है। तो इस केस में आपको चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी जीरो, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो डायरेक्ट वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा, ये डायपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा ये होगा। एक चीज और है, एक चीज आपको और देखना है, देखिए यह देखना है कि कभी कभी वर्क डन बाय फील्ड फोर्स पूछता है कि वर्क डन बाय फील्ड फोर्स कितना होगा। तो जहां भी वर्क डन बाय फील्ड फोर्स पूछे तो देखिए आपको वर्क एनर्जी से ही ये सब पॉइंट कंसेप्ट रिलेट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फील्ड के मतलब हो गया वही फील्ड फोर्स, जिसको आप शॉर्ट में कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसी कारण से वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, यानी कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स लिख देते हैं, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब यह टर्म आपको चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वर्क डन बाय जो फील्ड जो वर्क करेगा वह नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालता है, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल निकालता है उसमें खाली नेगेटिव साइन लगा देगा तो वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर इसमें नेगेटिव साइन लगा दें तो वर्क डन बाय फील्ड अगर निकालेंगे फॉर्मूला में तो डायरेक्ट इसमें खाली नेगेटिव साइन लगा देना है। तो नेगेटिव साइन लगाएगा तो इसको सीधा करके भी लिख सकता है, कॉस फाइनल एंगल लेगा, कॉस थीटा में फाइनल एंगल लिखेगा और माइनस कॉस थीटा के इनिशियल एंगल लिखेगा। और नहीं तो आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो निकालते हैं वो निकाल दीजिए, उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, तो वर्क डन बाय फील्ड फोर्स हो जाएगा, जिसका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस यहीं पे लगा देते हैं, PE कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। यह आपको यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे आपका माइनस साइन है। यह वर्क डन बाय फील्ड फोर्स निकालने का तरीका है कि वर्क डन बाय फील्ड फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल के लिए अब फाइनली एकदम देखिए, ध्यान रखिए कि वर्क डन बाय अगर फील्ड फोर्स निकालना हो, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स अगर निकालना हो तो माइनस लगा दीजिए, नहीं तो इस माइनस को गुना करके इसको सीधा करके भी लिख सकता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, आप इसको ऐसे भी लिख सकता है, PE
P cos फाइनल एंगल माइनस cos इनिशियल एंगल, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ऐसे आपको ये को जानिए कि वर्क डन बाय एक पर कॉन्सेंट्रेट रहिए ना, कि मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल आप यह होता है, ठीक है ना, इसमें नेगेटिव साइन लगा दीजिए, कैसू बना लीजिए। अब देखिए इस पर से हम एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में। जैसे मान लेता है एक क्वेश्चन करा देता है, मान लेता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू ये है, इनिशियली डायपोल इस तरह से था या इनिशियली इस टाइप के था, और फाइनली इसको टर्न करके इस तरह से कर दिया गया, ठीक है ना, फाइनली इस पोजीशन में लाया गया है, ठीक है ना। पहले इनिशियली इस तरह से डायपोल था और इस डायपोल को क्या किया, फील्ड के साथ 180 डिग्री से जो है ना रोटेट कर दिया गया है। देखिए देखिए पहले फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, फिर हमने क्या किए कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने क्या किया, डायपोल को फील्ड के साथ 180 डिग्री पे कर दी, क्योंकि फील्ड इधर और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन जो हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। तो ऐसा करने में कितना आप वर्क कीजिएगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन बनाना होता है। डायरेक्ट लिखिएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, डायरेक्ट पी लिखिएगा और cos थीटा आई माइनस cos थीटा एफ। अब देखिए P तो P आपका रहेगा, cos थीटा आई तो cos थीटा आई 0 हो गया, क्योंकि पहला केस में थीटा पैरेलल है इसी कारण से 0 हो गया, और दूसरा केस में एंटी पैरेलल है तो फाइनल एंगल cos 180 डिग्री हो गया। तो यहां से P लिखिएगा, ये हो गया -1, ठीक है ना, और इसका वैल्यू जो होता है cos 0 हो गया 1, और यह cos थीटा का वैल्यू जो होता है -1 होता है, तो 1 माइनस यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2p। इतना आपको ऑप्शन में मारना होगा। यह सब बेसिक क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि वर्क डन बाय फील्ड कितना होता, तो अगर वर्क डन बाय फील्ड पूछता तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और यहां से डायरेक्ट यहां से लिखता -2pe। यही आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है। अब देखिए थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। मान लेते हैं कि अब तो ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 है, तो ये डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 नहीं हो रहा है, तो किस तरह से बनाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और हमने इस पोजीशन से डायपोल, इनिशियली डायपोल इस पोजीशन पे था, P इनिशियल पोजीशन ही था, और यहां से हम इसको रिलीज कर दी। रिलीज करने के मतलब हमने इसको छोड़ दिए, और फाइनली रिलीज करने के बाद फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच रहा है। यहीं से नाच जाएगा, यहीं से मूव नहीं करेगा। यह जो है ना इसी पोजीशन से इस तरह से नाच गया, P जो है यह फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यह सब क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। कोई रिलीज करने के मतलब यह हो गया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कंजर्व रहता है, क्योंकि कोई फोर्स की मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं होना चाहिए, इसमें फील्ड फोर्स लग रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हम चौक को छोड़ते हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन mg तो फोर्स लग रहा है। तो एक ध्यान में परमानेंटली रखिएगा कि जो वर्क डन जो फील्ड फोर्स करता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आप लिखते हैं। तो वहां पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं रहता है, सिंपली वहां पे फील्ड फोर्स होता है। तो फील्ड फोर्स जो होता है उसके कारण वर्क डन का वैल्यू वह एनर्जी के रूप में लिखते हैं। तो डायरेक्ट आप टोटल एनर्जी इनिशियली पॉइंट पे लिख दीजिएगा और फाइनल एनर्जी फाइनल पॉइंट पे लिखिएगा। मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे, टोटल फाइनल पॉइंट पे। तो यहाँ पे हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे, फाइनल एनर्जी यहाँ पर भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और देखिए यहाँ पे इनिशियल एनर्जी लिखा, तो इनिशियल एनर्जी की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सबको ही बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ फाइनल पॉइंट पे लगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल हो गया।
यही फॉर्मूला से आपको बनाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो देखिए इनिशियली लिखिए, तो हम बताए थे कि अगर फील्ड और पी का बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो वहां का एनर्जी जीरो होता है, और वहां से रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी भी वहां पे जीरो है। और फाइनल एनर्जी की बात किया जाए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कि पीई कॉस 0 डिग्री है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम नहीं जानते तो छोड़ दिए, तो इसका मतलब कि इधर साइड आ जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पी के बराबर हो जाता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ही हो जाता है, एक क्वेश्चन और पूछता है जो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है उस कंसेप्ट से रिलेटेड। वह कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और फिजिक्स के और भी टॉपिक में उसको काम पड़ता है, जैसे थोड़ा सा उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वह होता क्या है। तो देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं या कोई भी थ्योरी आप जब कंसीडर करते हैं तो वहां पे एक जीरो रेफरेंस लेवल मानते हैं। जैसे इस डायपोल के केस में यहाँ जीरो रेफरेंस लेवल होता है, मतलब कि 90 डिग्री पे जो होता है डायपोल के पास एनर्जी जीरो हो जाता है। डायपोल 90 डिग्री पे फील्ड और पी के बीच ई और पी के बीच अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो उस केस में डायपोल का एनर्जी जीरो होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, या थ्योरेटिकली आपने माना कि वहां पे एनर्जी जीरो होता है, ठीक। पहले ही बताए हैं कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी फ्री है चॉइस से, कि आप जहां मन करे वहां पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले सकता है। लेकिन जब प्रॉपर थ्योरी जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जीरो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछता क्या है, पहले तो ये कंफर्म रखिए कि हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं उसमें जीरो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे होता है। क्वेश्चन पूछता है कि इस पोजीशन पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि बोला कि डायपोल के पास जीरो रेफरेंस लेवल या पोजीशन है, तो बताइए कि यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, देखिए यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू मेरे रेफरेंस से जो थ्योरेटिकल रेफरेंस है वहां पे जीरो होता है, और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होता था -P। अगर यहाँ पे जीरो एनर्जी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी हो जाता है। क्योंकि बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है कि रेफरेंस लेवल आप कहीं भी कंसीडर कीजिए, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। इसका मतलब कि यह बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम, देखिए पूरा नहीं लिखेंगे, जीरो रेफरेंस लेवल, जेड के मतलब जीरो रेफरेंस लेवल, मतलब कि आप चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थ्योरी के अनुसार से जो चेंज जीरो रेफरेंस लेवल मानते हैं, तो थ्योरेटिकली जो चेंज होता है TH लिख देते हैं, और ऐसे जो चेंज होता है प्रॉब्लम के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चेंज होगा वो दोनों का वैल्यू सेम होगा। मतलब यह हुआ कि जब आप जब क्वेश्चन दिया रहता है उसमें आपको जीरो रेफरेंस लेवल बोलेगा, उस बेसिस पर जो चेंज होगा, और पहले से एक चेंज आप जो जानते हैं अपने जीरो लेवल के जीरो पोटेंशियल लेवल जो कंसीडर किए थे उसके अनुसार से जो चेंज होगा, दोनों चेंज का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हमें क्वेश्चन इस पे बात कर देते हैं, आपको नेट एंड क्लीन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इसमें गड़बड़ करते रहता है, तो थोड़ा सा फोकस बढ़िया से कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये हो गया, यहीं पे इस पोजीशन पे इसके पास जीरो एनर्जी है, इस पोजीशन के पास इसके पास जीरो एनर्जी,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माने गिवन पोजीशन पे डायपोल का एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो आपको पूछा कि अगर डायपोल इस पोजीशन में चला जाता है, तो डायपोल इस पोजीशन में चला जाता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, यही आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस पोजीशन में एनर्जी 0 है, तो इस पोजीशन में डायपोल का कितना एनर्जी होगा। तो देखिए पहले क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार से चेंज निकाल लीजिए कि चेंज कितना होगा। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन के अनुसार से निकालिए। तो फाइनल मान लेते हैं कि हम यहाँ पे नहीं जानते हैं कि एनर्जी कितना है, इसको यू लिख के छोड़ दीजिएगा। और इनिशियल एनर्जी हो गया 0, मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार से चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपका यू होगी। अब थ्योरेटिकली चेंज निकालिए कि थ्योरेटिकली चेंज होता था कितना। तो थ्योरेटिकली चेंज में होता था चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, थ्योरेटिकली जो चेंज होता था, जो थ्योरी में आपका 0 रेफरेंस होता था, तो वहां का निकालिए। तो वहां पर भी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए आपका जो थ्योरेटिकली चेंज होता था उसमें यहाँ पे 0 रेफरेंस लेवल होता था। इसका मतलब कि यहाँ पे 0 रेफरेंस लेवल होता था और यह इनिशियल पोजीशन है। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ एनर्जी है और वह एनर्जी जो फॉर्मूला में जो पढ़े हैं -P cos थीटा, उसी बेसिस पे निकालना है। तो इसका मतलब कि यहाँ का फाइनल एनर्जी हमको पहले लिखना है। तो फाइनल एनर्जी थ्योरेटिकली यह 0 हो जाएगा और इनिशियल एनर्जी था -PE cos 0। तो यह वैल्यू हो जाता है P के बराबर हो जाएगा। अब देखिए चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द 0 रेफरेंस लेवल, इट मींस यह दोनों वैल्यू बराबर है। तो यह दोनों वैल्यू को बराबर कीजिए। तो बराबर कीजिएगा तो इसका मतलब कि यहां से एक लाइन और लिख देते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थ्योरेटिकली, जो आप थ्योरी के अनुसार से माने थे। तो चेंज ऑफ क्वेश्चन के अनुसार से हो गया U और थ्योरेटिकली हो गया PE। इसका मतलब यह हुआ कंसेप्ट कि अगर 0 रेफरेंस लेवल इस पोजीशन को माना जाए तो यहां पे इसके पास एनर्जी आ जाता है PE। देखिए क्वेश्चन बदल गया, 0 रेफरेंस बदलने से, 0 रेफरेंस लेवल चेंज करने से पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाता है। जबकि पहले जिस फार्मूला से पढ़ते थे तो उस फार्मूला में क्या होता था कि जो फार्मूला आपका मेन था, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके पास एनर्जी जो लिखते थे, यहाँ पे एनर्जी, तो देखिए फार्मूला है, तो जो मेन फार्मूला था देख लीजिए थोड़ा सा, एक मिनट, जो मेन फार्मूला था तो वह -P cos थीटा। तो इस फार्मूला में इस पोजीशन पे एनर्जी का वैल्यू 0 होता था, जबकि 0 रेफरेंस लेवल यहाँ पे कंसीडर किए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, P हो गया। तो आप इसी तरह के सिचुएशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डायपोल से रिलेटेड जो है ना, इसी टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है आपको, एगो 0 रेफरेंस लेवल कंसीडरेशन पे और दूसरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, वर्क डन बाय फील्ड कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है। अब बाकी बैक वीडियो में डायपोल से बहुत सारा रिलेटेड सिचुएशन बात किए हैं। तो हमने क्या किया कि दोनों पार्ट मिला के डायपोल, एनर्जी ऑफ डायपोल 2 पार्ट में हम दे दिए हैं, ठीक है ना। यह क्वेश्चन का पार्ट है, तो यह क्वेश्चन का पार्ट है। यह थ्योरी जो बैक फर्स्ट पार्ट में जो पढ़े थे वह थ्योरेटिकल पार्ट था, और इस पार्ट में जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं, दोनों मिला के एनर्जी ऑफ डायपोल कंप्लीट हो जा रहा है। किसी टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।